क्या? एक जने बोलो, अच्छे से बोलो। ओके। कॉन्सेप्ट्स फेवरिंग डुअलिटी इन पार्टिकल्स, चलिए। ठीक, उसमें सबसे पहला अपने को देखो आप लोगों की बुक में कैसा है बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट और जितना भी टॉपिक दिया हुआ है सब स्कैटर्ड टाइप का है, ठीक। हम लोग उसको एक थोड़ा सा अलग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। डुअलिटी को फेवर करने वाले जितने भी प्रिंसिपल है वो, और इसमें हम लोग तीन चीज़ों को मेन देखेंगे। एक तो है आपके लिए डी ब्रोगली, ठीक। एक इसमें फिर अगला आता है, क्या आता है बताओ जल्दी। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और एक हम लोग देखने वाले हैं इसमें श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। तो पहली चीज़ हम लोग देखेंगे बेटा डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ओए मुन्ना, उसको छोड़ो, इसमें आओ। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस हेडिंग डालिएगा। वो तो हेडिंग डाली ना बेटा, कॉन्सेप्ट फेवरिंग या क्या। हाँ, फेवरिंग डुअलिटी इन पार्टिकल, तो उसमें पहला हम लोग देखेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डन। अच्छा, अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोलता क्या बेटा, बुक में मिला आप लोगों को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने के लिए ना चाहिए रहेगा बुक, ठीक है। लगे हाथ तो हम लोग इसका प्रिंसिपल और वो एक साथ निपटा लेंगे। चलो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये बोलता है बेटा कि जितने भी ऑब्जेक्ट या जितने भी पार्टिकल जो मोशन में है, ठीक, और उसमें भी और प्रिसाइजली जाओगे तो जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल मोशन में है, उन सब की प्रॉपर्टी दो टाइप की है। कौन कौन सी? एक तो है पार्टिकल और एक है वेव, ठीक। उसमें से डी ब्रोगली ने ये बोला कि ऐसे किसी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो कि मोशन में हो, उसका वेवलेंथ और उसका मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डन। पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लिखिएगा, फॉर अ मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, for a moving subatomic particle, comma, its wavelength is inversely proportional to its momentum. डन। अच्छा, अब लिखने का तरीका हमेशा क्या बोला है मैंने आप लोगों को, ये तो हो गया ये प्रिंसिपल का क्या बोलना चाहिए, वर्बल एक्सप्रेशन। अब आओ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज कीजिएगा एक लाइन छोड़ के, और उसमें लिखिएगा मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब यहाँ फिर नीचे वाले लाइन में इसको लिखना है बेटे, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या मालूम चल गया आपको कि ये लेमडा क्या है? लेमडा है वेवलेंथ। आप लोगों को मालूम ही है वेवलेंथ क्या होता है बेटा, वेवलेंथ। हाँ, अच्छा ठीक है, द लेंथ बिटवीन टू वेव्स। क्लेवर आंसर। और कुछ?
ठीक, किसी भी वेव में ये जो क्रस्ट जहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये ट्रफ जहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक, और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर के ही एक वेव बनाता है, ये आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का मतलब ये जो लेंथ है यही कहलाता है लैम्डा। ठीक, और जो थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोले आप, उसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो अब इस पॉइंट पे ये ट्रफ जो है वो ख़त्म हुआ, लेकिन इसी पॉइंट से फिर दूसरा वाला क्रस्ट स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्या है, दो कंसेक्यूटिव मतलब दो कंसेक्यूटिव का मतलब सीक्वेंशियल, जस्ट एक के बाद एक, तो दो कंसेक्यूटिव वेव के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेव लेंथ। ठीक, शो करते हैं इसको लैम्डा से। अब जितनी मैक्सिमम हाइट कोई वेव क्रस्ट में गेन करता है या जितनी मैक्सिमम डेप्थ एक ट्रफ गेन करता है, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड। ठीक, क्या चीज, एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन, लेकिन एक मिनट, उसको ऐसा वेव फंक्शन में नहीं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है वेव फंक्शन, वो अभी हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखेंगे। ठीक, चलो इसमें आ जाओ फिर वापस, वेवलेंथ और मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, आप तीनों में से कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश? इस साल आप लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़ चुके हो, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी नहीं पढ़े हो अभी तक? पढ़े ना, वो वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा आई कैप जे कैप ऐसा पूरा हिसाब किताब सीखा तो है बेटा। तो वेक्टर क्वांटिटी का ही एग्जाम्पल है ये, जिसमें मास इनटू वेलोसिटी करते हैं। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि v क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी के कारण ये जो मोमेंटम है ये भी क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो इतना हो गया बेटा, अरे ये हो गया। ठीक, अब अगर मान लो ये स्टेटमेंट आप लोगों को सिर्फ लिखने के लिए आया 1 मार्क का, तो उस 1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मार्क करके चलना है आपको, कि हाफ मार्क स्टेटमेंट पे है और हाफ मार्क इतना लिखने पे मिलेगा। ठीक, अब आप लोग 10th में नहीं हो, वरना क्या होता कि स्टेटमेंट लिखा और आप लोग क्लेम कर लेते कि चलिए भैया 1 नंबर तो मिल जाएगा, डन। चलो अब मान लो अगर यही डी ब्रोगली इक्वेशन 2 नंबर का आ गया तो, 3 नंबर का आ गया तो उस कंडीशन में आपको इस वाले को प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक, और प्रूव करने के लिए चाहिए क्या, स्टार मार्क करके सब हेडिंग डालिएगा, डेरिवेशन। चलो डेरिवेशन में बेटा पहली चीज आप लोगों को लिखनी है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। लिखो लिखो जल्दी, फटाफट थोड़ा सा लिखते चलो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशनशिप बेटे, ठीक, क्या है आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप, वो है E इज इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक, इसके बाद फिर लिखना है, ये हो गया, इसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, PLANCKS, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, E इज इक्वल्स टू h न्यू, लेट इट बी इक्वेशन 2। डन। अच्छा अब देख लो, E की वैल्यू ये भी है, E की वैल्यू ये भी है, यानी कि क्या होगा, अब अगला काम आपको करना है बेटे, इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 and 2। डन। अब कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एच न्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर असल में होता क्या है, चलिए बताओ, सी स्क्वायर का मतलब क्या है, सी इंटू सी, ये है ना। ठीक, तो अगले स्टेप में क्या करना है अपने को, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। अब ये कहाँ से आ गया भाई सी बाई लेमडा, क्योंकि आप लोगों ने बेटा क्लास 9 में पढ़ा है ये चीज़। यहाँ से इसको रख दिया। अब एक ये तो कट ही सकता है ना, यहाँ से क्या मिल गया, एच अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू एम इंटू सी। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड ट्रांसफ़र करना है, तो साइड ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू सी। यहाँ तक पहुँचिए पहले। डन। अच्छा एच क्या है, नहीं बेटा ये चीज़ तो पढ़ी हुई है आप लोगों की, नहीं। हर्ट्ज होता था कैपिटल एच स्मॉल जेड होता है। याद करो कुछ जो फोटोन वोटॉन टाइप का स्टेटमेंट याद है प्लांक्स रेडिएशन लॉ का, कि हर रेडिएशन की एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, एंड इट एग्जिस्ट या इट ट्रांसमिट्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज क्वांटा। ये सब पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक, अब ऐसे ही बोलोगे, अगर नहीं याद है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये जो E इज इक्वल्स टू एच न्यू में भी जो H है ये वही वाला H है, और ये प्लांक्स कांस्टेंट होता है। ठीक, अच्छा अब ये वाले तक के पहुँच गए बेटा, लिख लिया। ठीक, ये तो प्लांक्स कांस्टेंट है, ये m है उस सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो ट्रैवल कर रहा होगा या जो ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक, अच्छा c क्या है, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होता है हमेशा, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट था। क्या किसी भी पार्टिकल के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नहीं है बेटे। वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना किलोमीटर हो गया ये, 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल करना पॉसिबल तो नहीं है कि नहीं। तो इसलिए अब कंडीशन क्या देंगे, इसके बाद लाइन चेंज करके लिखिएगा, सिंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट since it is impossible for an object to travel with speed of light c। अच्छा अब स्पीड ऑफ लाइट, ये जो c लिखा है इसको सिंगल इन्वर्टेड में रखिएगा। डन। हाँ अब सिंगल इन्वर्टेड में रखना बेटा, ये जो c लिखा है ना अभी, स्पीड ऑफ लाइट c, तो c को रखना है आपको सिंगल इन्वर्टेड में। अब लाइन चेंज कर दो पूरा। हाँ यहाँ पे लिखिए देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग स्पीड ऑफ लाइट c सी को अगेन क्या कहना है, सिंगल इन्वर्टेड, विथ वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी को भी आप क्या कर दोगे, सिंगल इन्वर्टेड। तो ये इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा बेटा आपको, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन
एम इंटू वी, और आपको मालूम है कि मोमेंटम यानी कि पी ये होता है क्या, एम इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, देयर फोर डन। यहाँ से क्या मालूम चला, क्योंकि h इज अ कांस्टेंट, देयर फोर अच्छा, अब ये आया क्यों, मैं उसको भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लो h क्या है बेटा, वो तो कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि ये हो गया 10 10 10 10 10, ठीक। इसको कर रहे हो आप अपॉन 1 अपॉन 2 अपॉन 4 अपॉन 5 और अपॉन 10। जो नमरेटर है वो तो कांस्टेंट है, सेम चल रहा है, यानी कि h के जैसा। कहाँ चला गया ये। लेकिन अब क्या कर रहे हो आप, मोमेंटम को चेंज कर रहे हो। अगर मान लो मोमेंटम कम है तो इसमें कितना रिजल्ट आएगा, 10। इसमें कितना रिजल्ट होगा, 5। इसमें 2.5, पक्का ना, ठीक। इसमें इसमें यानी कहानी क्या है बेटा, जैसे जैसे आप नंबरेटर बढ़ा रहे हो, रिजल्ट यानी कि जो क्वोशंट वैल्यू है वो, हाँ मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग, ठीक, कम होते जा रहा है। तो जब एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी क्वांटिटी कम हो, उसी को आप क्या बोलते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डन। हो गया। एक्सरसाइज में आओ। अच्छा, और डी ब्रोगली के जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा, वो मोस्टली ये लैम्डा इज इक्वल्स टू एच न्यू वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आगे बेटा एक्सरसाइज, ये क्या इधर कहाँ है, आप दोनों की बुक कहाँ है सर, तो आप दोनों की कहाँ है बुक, वाह। अब मैं अगर बुक मांगूंगा तो कैसे दोगे, कैसे मैनेज करोगे। चलो डी ब्रोगली पे आएंगे, लेकिन पहले ऊपर से क्वेश्चंस देखना चालू करो। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका वेट कितना हो 1 ग्राम के बराबर, ठीक। एक काम करो, पहले थोड़ा सा खुद से ट्राई करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आपको।
आप लोग भी कुछ नहीं किए सर अभी तक? ये क्या बकवास सी बात करी तुमने कि करेंगे, क्या समझ नहीं आ रहा है। उसमें आपको ये बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 ग्राम के बराबर उनका वेट होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक, और आपको तो मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है। यही ना, यही है। अरे ये है कि नहीं है? पक्का? ठीक। अब इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो पक्का चेक करें। अगर आप उसको ग्राम में लेकर के आते तो आपको क्या करना पड़ता? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3। क्यों? क्योंकि किलोग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। तो इतने किलोग्राम कितने के बराबर होगा? इतना इंटू 1000। ठीक, अब देखो तो कितना दिख रहा है ये। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन का वेट तो अपने को मालूम चल गया कितना? 9.8 इंटू 10⁻, कितना? डन। चलो, अब इसी को मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो उसको कहाँ रखो? इक्वल टू के राइट हैंड साइड। अपने को इसमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको किधर रखना पड़ेगा बेटा? राइट हैंड साइड। यानी कि कहानी क्या हो गई है कि 9.1 इंटू 10⁻, नॉट 31, 28 इतना ग्राम है। ठीक, कितने के बराबर है? एक ही इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक ही इलेक्ट्रॉन का वेट था ना वो। चलिए, तो इस हिसाब से 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने हो गए? इतना ही होगा ना भाई? पक्का? चलो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखने के कारण आप लोगों को कन्फ्यूज़न जा रहा हो, ये लीजिए, हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, सॉल्व कर लो। अपने को तो 1 ग्राम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वही निकालना है ना, इतना सारा चाहिए। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 28। डन। चलिए बाकी बना के देखिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 1.1 इंटू 10⁻27 26, वो रेंज भी चलेगा। तो क्या हो गया? अब इसको सॉल्व करोगे तो वो रेशनल वैल्यू और नहीं आएगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -19 कूलम। इतना ही होता है ना? पक्का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, यही है। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पक्का इतने ही होंगे? ठीक है। अब ये बताओ कि 1 मोल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो देयरफॉर टोटल चार्ज ये कैसे होगा? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ डन। सिंपल सा ही मैथ्स है और कुछ नहीं। चलो तो देखो तो कितना आ रहा है ये है एवोगैड्रोस नंबर Na 6.022 इंटू 10⁻23। जल्दी एक बार कोशिश करके देखिए। कितना आया? एकदम सही। अच्छा अब इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ तो बेटा कितना आया है? 9.6352 उतना ही आ रहा है बेटा आपका भी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक 9.6352 इंटू 10⁻⁴। अब उसको सिंपल वैल्यू में लेके आइए, कितना आ रहा है? जल्दी देखो ना। है आपका 9.6352 इंटू 10⁻⁴। और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 96352। अब क्यों 10 की पावर? अब कुछ नहीं, ये जो 10,000 ये तो पूरा आपने यूज़ कर लिया ना बेटा। ठीक। अच्छा अब ये जो कूलम्स है 96,352, इसको हम लोग अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये होता है कितना? 96,500 कूलम्स। ठीक है। अच्छा अब ये जो है 96,500 कूलम, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 फैराडे का मतलब क्या है? कितना है आंसर? यही है। हाँ तो 1 फैराडे का मतलब क्या है? इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये इसका हिसाब किताब है। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना ले लेते हैं बेटा? 96,500। अदरवाइज जो प्रिसाइज वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है वो क्या है? 96,352। डन। चलिए ये तो हो गई किसके लिए कहानी, मतलब जो पहला वाला क्वेश्चन था, दूसरा वाला क्वेश्चन था वो। अब एक मिनट दिखाना बेटा थोड़ा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ये वैसे चैप्टर 1 में दे देते ये सब क्वेश्चन तो भी चलता। वाला क्वेश्चन क्या पूछा उसने? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, है ना। ठीक है, यानी कि अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बेटा? मीथेन को देखो तो क्या है फॉर्मूला? CH4, यही ना। तो एक मॉलिक्यूल में पहले गिनो कितने ये आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ पक्का? 6 बेटा, एटॉमिक नंबर 6 है उसका। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक। चलिए कार्बन का कितना है? कार्बन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? अब 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक, तो 4 के पास से कितना आएगा? यानी एक मॉलिक्यूल के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब यहाँ 2 रास्ते बनते हैं आपके पास, 2 ऑप्शन है। एक थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक वाला देखते हैं। ठीक, पहली चीज तो 1 मोल CH4 यानी कि 1 मोल मीथेन में हो कितना रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल CH4 में? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ
CH4। ठीक। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में कितना आ रहा है? अभी अभी अपन ने देखा एक मॉलिक्यूल CH4 में कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन। देखो ना बेटा, ये एक मोल CH4 ही तो है, और एक मॉलिक्यूल है नहीं है इसका। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? ठीक। अब मान लो ये CH4 के एक मॉलिक्यूल को उठा के अब आप किस में डाल रहे हो? एक मोल CH4 के लिए यूज कर रहे हो। ठीक। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 10 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻24। चलिए नेक्स्ट क्या है? अच्छा लिख लो लिख लो। ए राम। फर्स्ट वाला वो है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है। हाँ जी, क्योंकि उस वाले में, फर्स्ट वाले में तो पूछा ही ये था ना कि 1 ग्राम के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 ग्राम के लिए उतना इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लिए 1/9.1 इंटू 10⁻28 माइनस में। ये हो गया ना? चलिए डन। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ दोगे कोई? हाँ ठीक है, 2.5 पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा 580 नैनोमीटर क्या है? वो है इसका लैम्डा 580 नैनोमीटर। ठीक है, क्या क्या पता करना है अपने को?
और बस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे? अभी अभी डी ब्रोगली इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा? लैम्डा इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला ये अपने को मालूम है, और एक फॉर्मूला जिसमें एच और न्यू एक साथ आ सकता है वो है ई इज इक्वल्स टू, ये वाला पढ़ा है ना पक्का? ठीक है, तो एक काम करो, इसमें जो ये वाला टर्म है ये तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लेमडा। सी कितना है? ये तो हमेशा रहता है 3 × 10⁸, और लेमडा कितना है? 580 नैनोमीटर, यानी 580 × 10⁻⁻9। यही तो होता है ना? चलिए देख लीजिए, जितना भी आ रहा होगा वो आप। हाँ हाँ, किसको? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट, और ये है 580 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में वो जो नैनो का वर्ड, नैनो वर्ड का मतलब क्या है? 10⁻⁹। ठीक। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी जो निकल जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी को अगर आप रेसिप्रोकेट कर दोगे तो ये आपको वेव नंबर देगा। बेटा उसको जब तक सॉल्व कर रहे हो मुझे बुक दे दो। हो गया? अच्छा ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2.20 पे आओ तो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2.20, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? ठीक है ठीक है ठीक है, आपको लेमडा कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू आपको मालूम ही है, कितनी होती है एच की वैल्यू? 6.6 × 10⁻⁻34। ये आप लोग पढ़ रहे हो पहले से भी। ठीक, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है ना? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना हो जाता है? 9.1 × 10⁻31। ये लीजिए, यहाँ पे आप मास की वैल्यू रखेंगे। और क्या वेलोसिटी निकालने बोला है कि वेलोसिटी है कितना? -7 की 7? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दो। सॉल्व करने से इजीली आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही आसान है ये क्वेश्चन। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसमें भी आपको क्या निकालना है बेटा? वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ निकालते टाइम आपको एच की वैल्यू मालूम है, एम इलेक्ट्रॉन के लिए तो एम की वैल्यू भी मालूम है, लेकिन वी की वैल्यू आपको नहीं मालूम। तो वी की वैल्यू आप कैसे पता करोगे? आपको मालूम है कि अरे अरे अरे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है?
काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिर से बोलो। ठीक, अरे अरे अरे, रुक जाओ, ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू और वी स्क्वायर। यहाँ से वी निकालते बन जाएगा आप लोगों से, कैसे निकलेगा? ये अप्रॉक्सीमेटली हो गया है 4.5 के बराबर, ठीक है। और ये अगर इधर अपॉन में आएगा तो ये हो गया आपका 3/4.5 इंटू 10⁻⁻25, और ये हो गया है इधर पे 10⁻31, ठीक। ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, +31 -25 यानी कि +6। ऊपर जाएगा तो प्लस में हो गया ना बेटे, ठीक। इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बेटा, ये हो गया है, अच्छा और इसको देख लो, अप्रॉक्सीमेटली ये कितना जा रहा है, 0.08, 8 चौक 32, 0.079 ऐसी कुछ आ रहा है, तो हम लोगों ने राउंड फिगर उसको 0.08 ले लिया। देखो तो एक बार करके, इतना ही आ रहा है क्या? नहीं, 0.0 तो नहीं होगा, डेसिमल से 0 और 45, 90, 80, 0.06, आप लोग ही करके बता दो, जो बोलोगे आप, मैं मान लूंगा। मेरे हिसाब से तो 0.09 ठीक है। जीरो नाइन, नहीं, पॉइंट से तो 0 बढ़ गया, तो ये हो गया आपका कितना, 45, 87, 0.7 बेटा, वही अप्रॉक्सीमेटली 0.78 के आसपास हो रहा है, तो 0.9 ले सकते हैं क्या, सॉरी 0.8, अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास आ रहा है ना कुछ, ठीक है 0.6 के आसपास आ रहा है, तो 6, 8, 0.6, 0.8, आपका कितना आया, 0.9। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8, 0.9 के आसपास जाएगा, है इसमें, कहाँ है? नहीं है, जो दूसरा वाला नोट है उसमें तो मालूम है, उसमें तो इनमें से कोई बक, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाय 4.5, 0.66666 आ रहा है, तो 0.7, ठीक है। अच्छा तो इसको अब आप v की वैल्यू निकाल लोगे, ओए v की वैल्यू निकल गई, m की वैल्यू आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन है तो कितना रखना है, 9.1 इंटू 10⁻31, ये आ गया। बस अब किस में रख दो आप, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के क्वेश्चन ये है, और भी मिल जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। अच्छा अब 2.20 के ऊपर का क्वेश्चन, एक मिनट पहले उसमें देखो तो 2.3 और 2.4, 2.3 नंबर कौन सा है, क्या है क्वेश्चन,
वो जो नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन निकालना है क्या उसमें, कैसे करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? इससे पहले चैप्टर में हम लोग जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़ रहे थे तब किए बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लो क्लोरीन यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 17, इन दोनों में माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक, पहला क्या है? हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके बराबर रहेगा एटॉमिक नंबर के। ठीक है, जो भी फाइंड करना है आपको लोग बन जाओ बेटा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसलिए तो जब आप इलेक्ट्रॉन हटाते हो तो प्रोटॉन अपने आप बढ़ जाएगा ना। अगर दोनों 10-10 है, एक को 9 कर दो तो ये न्यूट्रॉन आएगा बेटा माइनस करने से। अदरवाइज जो ये है एटॉमिक नंबर है वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। चैप्टर 1 में देखा तो है। डन? अरे डन। ठीक, उसके बाद अगला क्या है? अच्छा ठीक है, पहला बताओ, पहला क्या है? Z। अरे वो तो बाइट गलती से बन गया, ये यही है। दूसरा ये बहुत फेमस है, कौन? यूरेनियम। और किसका है? Z4। एटॉमिक नंबर 4 कौन है? बेरिलियम। कुछ भी कुछ नाम दे रहे हो तुम लोग। हाँ, फिर नेक्स्ट। चलिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चन इसके बन गए इसके एक्सरसाइज में बेटा। लेकिन ना टोटल कितने क्वेश्चन है? 67। तो आप लोगों को खुद से भी हाथ पैर मारना पड़ेगा इस चैप्टर में। हो गया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली मेन जो है बेटा यही है। और डी ब्रोगली पर अगर स्टेटमेंट लिखने आया तो वो स्टेटमेंट और उसके बाद लैम्डा ये वाला करोगे, और उसके बाद फिर अगर मान लो न्यूमेरिकल आया तो। चलिए अब हेडिंग डालिएगा अगला, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सॉरी, श्रोडिंगर मत डालो अभी, पहले हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल तो रहा हूँ, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अरे ये लो भाई, ये लो। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, HUP। ठीक, अच्छा बुक में इसकी पूरी कथा कहानी दी हुई है, उससे आप लोग देख करके लिख लीजिए। लेकिन अभी समझिएगा, क्योंकि मेन क्या है समझना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो कैसा चल रहा है, पार्टिकल के जैसा भी और वेव के जैसा भी बिहेव कर रहा है। मतलब होगा तो वो पार्टिकल, लेकिन जब वो चलना चालू करेगा तो वो वेव फॉर्म करता हुआ चलेगा। ठीक, इसी चीज़ को फिर डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जितना ज़्यादा उसका वेवलेंथ होगा उतना ही कम उसका मोमेंटम आएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से फिर अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है अगर कॉन्सेप्चुअली सोचो तो, कि एक फुल्ली लोडेड ट्रक जब हाईवे पे चलती रहे, फुल्ली लोडेड ट्रक मतलब मान लो 1 टन उसका वेट है और वो हाईवे पे चल रही है, तो वो वेव फॉर्म क्यों नहीं करती? डी ब्रोगली के हिसाब से उसको भी तो वेव बना के चलना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं फॉर्म कर रही? क्योंकि ट्रक के लिए ये जो लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv है। अगर चलेगा तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेगा, उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। प्लस ये अगर 1 टन है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर डिनोमिनेटर वैल्यू बहुत बढ़ गई तो लैम्डा बहुत कम हो जाएगा, इतना कम कि जिसको आप क्या मान लोगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और इसको हम लोग बोलते हैं नेगोशिएट कर देना या नेग्लिजिबल मान लेना। ठीक, तो वो जो फुली लोडेड ट्रक है जो हाईवे पे कितने में चल रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी, वो वेव तो फॉर्म करता, लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के प्रिजम्पशन के हिसाब से डिनोमिनेटर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा को
नेग्लिजिबल मान लिया है। डन। चलिए अब आइए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे। क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो मोशन में है, एक ही टाइम पर ना तो आप उसका मोमेंटम ना ही उसका पोजीशन एक साथ बता पाओगे, या तो आप पोजीशन बताओगे या मोमेंटम बताओगे, सिंपल भाषा में। ठीक, तो अब इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक, एक ये, अच्छा लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बेटा तब ये इक्वल टू बन जाएगा ना। इसको क्या लिख रहे हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और यही चीज़ अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए इसका एक और फॉर्म आएगा, वो आएगा m इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये दोनों इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल के लिए चाहिए ही चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये कैसे आ गया भाई? आपको मालूम है डेल पी का मतलब क्या है बेटा? ये है P2 माइनस P1, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का डिफरेंस। अब ये सोच करके देखो, और ये शायद आपको पता भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करेगा तब तक ट्रेवलिंग के दौरान उसका मास चेंज नहीं होता। ठीक, यानी कि P2 और P1 में दोनों में क्या है? मास कॉमन है, ये भी mv है ये भी mv है ना, और मास जो है वो तो दोनों कंडीशन में सेम रहने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है। तो m तो रहेगा ऐसा, और P2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा mv2 माइनस m इंटू V1। आया समझ में? तो यहाँ से क्या कॉमन निकला? m V2 माइनस V1 m डेल V, इसलिए अपने को ये वाला इक्वेशन मिला है। डन। चलिए इतने को लिख लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इवनिंग 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 बैठो। हाँ हाँ, कर दो कर दो।